नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी वेव्स एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम एमपीपीएससी 2020 के अंतर्गत जो सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं प्री कम मेंस का। ठीक है, प्री कम मेंस का जो सिलेबस हमारा कंप्लीट कराने की जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत हम GS3 यानी तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत विज्ञान एवं तकनीकी पढ़ रहे हैं। और इसमें हम इकाई 1 के अंतर्गत आज का टॉपिक है पढ़ने का ध्वनि। ठीक है, इससे पहले हम कार्य, ऊर्जा और बल पढ़ चुके हैं, इकाई और माप पढ़ चुके हैं, गति, वेग और त्वरण पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक इन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। इन प्लेलिस्ट की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे या फिर आप चैनल पे जाके इनको देख सकते हैं। ठीक है, ये इनकी प्लेलिस्ट और ये वीडियोस अभी तक डल चुके हैं। आज के टॉपिक हम पढ़ेंगे ध्वनि। तो ध्वनि से संबंधित जो तरंगे, इसका जो बेस होता है तरंगे हम पढ़ने वाले हैं। और तरंगों के साथ साथ हम आयाम, तरंग लंबाई, तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए आगे क्या है, ये है तरंग एवं तरंग संचरण, यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगों के प्रकार, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, तरंगों के गुणधर्म, आयाम, तरंग दैर्घ्य, आवर्तकाल और आवृत्ति, ये सारे टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं यानी इस सीरीज को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि यहाँ पे सरकार स्टडी वेव्स एजुकेशन चैनल पे एमपीपीएससी 2020 का सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है प्री कम मेंस का। ठीक है, प्री कम मेंस का यानी प्रीलिम्स और मेंस का दोनों संयुक्त रूप से यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। और जो GS3 पेपर है, ठीक है, GS3 पेपर है यानी सामान्य अध्ययन 3 के पेपर में विज्ञान एवं तकनीकी है इस बार पूरा जो नया सिलेबस आया उसके अंतर्गत। और ये होगा 300 अंक का। ठीक है, 300 अंक का ये 300 अंक का ये पेपर होगा पूरा। इसमें है 10 इकाई। ठीक है, 10 इकाई है इसमें। और 10 इकाई में जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो इस प्रकार है। हर इकाई कितने की है, हर इकाई है 30 अंक की। ठीक है, हर एक इकाई कितनी है, 30 अंक की। और टोटल इकाई है 10, तो हो गए कितने अंक, 300 अंक। ठीक है, तो 300 अंक की ये इकाई, 300 अंक का ये पेपर है, पेपर 3। और इसमें 10 इकाई है, तो 10 इकाई के अंतर्गत हमें जो टॉपिक्स वो पढ़ने हैं। और विभिन्न विज्ञान के विभिन्न विषय जैसे भौतिकी, रसायन, ठीक है, और जीव विज्ञान, गणित, ठीक है, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, मैथमेटिक्स यानी गणित, और जो पारिस्थितिकी है, कंप्यूटर है। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स, इन सारे जो विषय हैं, इन सारे विषय के टॉपिक्स हम एक एक करके पढ़ेंगे अन्य इकाइयों में। तरंग, गति तथा ध्वनि, इसके अंतर्गत हम तरंग के बारे में आज पढ़ेंगे। तरंग क्या होती है, तरंग को हम हिंदी में यानी हमारा जो शाब्दिक अर्थ होता है यानी नॉर्मल यदि हम देखें, सामान्य तरीके से देखें तो तरंग का मतलब होता है लहर। ठीक है, लहर। और तरंग को इंग्लिश में बोलते हैं वेव। और बहुत सारी तरंगे जब हो जाती है उसको हम बोलते हैं वेव्स। ठीक है, तो जो आपके और हमारे इस चैनल का नाम है सरकार स्टडी वेव्स एजुकेशन, सरकार स्टडी वेव्स एजुकेशन। ठीक है, तो जो वेव्स है, यहाँ पे वेव्स का तात्पर्य वो यही है, तरंग है। हमने तरंगों से प्रेरणा लेकर इस चैनल का नाम सरकार स्टडी वेव्स, यहाँ पे वेव्स जो शब्द यहाँ पे जोड़े हैं वो तरंग से प्रेरणा लेकर ही यहाँ पे ये शब्द और ये चैनल का जो नाम है वो बनाया गया है। ठीक है, वेव्स। आगे समझ में, तो हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि सरकार स्टडी वेव्स के बारे में हमें आज पढ़ना है। ठीक है, खैर मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, हमें तरंगों के बारे में पढ़ना है। तो तरंगों का शाब्दिक अर्थ लहर होता है। ठीक है, लेकिन जो भौतिक विज्ञान होता है या भौतिकी होती है उसमें इसका कहीं अधिक व्यापक अर्थ होता है। ठीक है, तरंग यानी हम देखेंगे तो सिंपली लहर होता है, लेकिन जब भौतिकी यानी या फिर भौतिकी विज्ञान में इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे तो इसमें इसका कहीं व्यापक अर्थ होता है। इसके व्यापक अर्थ को निम्नलिखित प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है, यानी इसकी परिभाषाएं। ठीक है, तरंगे किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभों। ठीक है, कोई माध्यम है, माध्यम कोई भी हो सकता है। माध्यम जैसे हो सकता है गैसीय माध्यम, ठीक है, गैसीय माध्यम, द्रवीय माध्यम, या फिर हो सकता है ठोस माध्यम। ठीक है, ठोसीय माध्यम। तो ये माध्यम इस प्रकार हो सकता है। ठीक है, तरंगे किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ क्या बोलेंगे, डिस्टरबेंस। ठीक है,
विक्षोभों का एक ऐसा प्रतिरूप या पैटर्न है जो माध्यम के कणों के वास्तविक प्रवाह के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक निश्चित वेग से गति करती है तथा ऊर्जा स्थानांतरित करती है। आया समझ में? नहीं आया? चलिए देखिए, मैं इसको और अच्छे समझाता हूँ। ये तो परिभाषा है। अब देखिए, तरंगे जो होती है किसी माध्यम में जब विक्षोभ उत्पन्न होता है, ठीक है, उत्पन्न विक्षोभ यानी डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है, तो डिस्टरबेंस का एक प्रतिरूप होता है, ठीक है। डिस्टरबेंस का एक ऐसा प्रतिरूप होता है जो माध्यम के कण के वास्तविक प्रवाह के बिना, जब माध्यम के कण जो रहते हैं वो ये मान लीजिए, ठीक है, ये है माध्यम के कण, ये कोई माध्यम है, इसमें जो कण है ऐसे ये कण पड़े हुए, ठीक है, ये कण ये अपनी कण वास्तविक प्रभावित नहीं होते, ठीक है, कण यहाँ पे प्रभावित नहीं होते, लेकिन वास्तविक प्रवाह के बिना ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक निश्चित वेग से गति करती है। क्या? तरंगे, ठीक है। तरंगे कैसे उत्पन्न होती है? आपको समझ में आया? तरंगे उत्पन्न होती है जो माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ होते हैं, ये कणों के कारण होते हैं, कणों की गति के कारण होते हैं, ठीक है। इसके कारण जो कंपन के कारण जो होते हैं, कंपन के कारण तरंगे उत्पन्न होती है। तरंगे किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभों का एक ऐसा प्रतिरूप है, पैटर्न है, जो माध्यम के कणों के वास्तविक प्रवाह के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक निश्चित वेग से गति करती है तथा ऊर्जा का स्थानांतरित करती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये ऊर्जा का स्थानांतरण भी कर रही है और एक निश्चित वेग से भी गति कर रही है, ठीक है, जो तरंगे होती है। इन विक्षोभों की गति को हम कहेंगे तरंग की गति यानी वेव मोशन, ठीक है, वेव मोशन यानी तरंग गति, जो आज की हेडिंग है, जो इस टॉपिक की हेडिंग है, उसका ये मतलब है, ठीक है। एक निश्चित वेग से गति करती है। अभी आया समझ में? नहीं आया? चलिए अन्य परिभाषा से हम समझते हैं। एक चीज को समझाने के कई तरीके हो सकते हैं, तो अब दूसरी डेफिनेशन से हम यहाँ पे इसको समझेंगे। विक्षोभों यानी डिस्टरबेंस के प्रतिरूप या पैटर्न या फिर सेट हम बोल सकते हैं, जो द्रव्य के वास्तविक भौतिक स्थानांतरण, द्रव्य क्या हो सकते हैं? द्रव्य के बारे में आपने पढ़ा होगा। द्रव्य हो सकते हैं, द्रव्य क्या क्या हो सकते हैं? ठोस, गैस या द्रव यानी लिक्विड, ठीक है, द्रव यहाँ देखिए, द्रव यानी लिक्विड होता है, ठीक है, ये लिक्विड यहाँ पे होगा, द्रव यानी लिक्विड। और जो द्रव्य होता है वो होता है मैटर यानी होता है पदार्थ, ठीक है। इसमें शब्दों में आपको कंफ्यूजन तो नहीं है? मैटर होने यानी द्रव और द्रव्य यानी पदार्थ, ठीक है, द्रव्य, ठीक है, द्रव्य। और जो होता है लिक्विड यानी होता है द्रव, इसमें कंफ्यूजन मत करना। जो प्रतिरूप या पैटर्न जो द्रव्य के वास्तविक भौतिक स्थानांतरण अथवा समूचे द्रव्य के प्रवाह के बिना ही, ठीक है, यहाँ पे कणों का प्रवाह नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखिए कणों का प्रवाह नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है विक्षोभों का ऐसा पैटर्न, जो विक्षोभों के प्रतिरूप या पैटर्न जो द्रव्य के वास्तविक भौतिक स्थानांतरण अथवा समूचे प्रवाह के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं, तरंग कहलाते हैं, ठीक है। अगली परिभाषा हम देखते हैं। तरंग क्या होती है? तरंग ऊर्जा या विक्षोभों के संचरण की वह विधि है जिसमें माध्यम के कण अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं तथा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे जाती है। ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। ये जो आखिरी वाली परिभाषा है, ये तो हमने भौतिकी के संबंधित ये देखे, ठीक है, भौतिकी से मिलती जुलती जो परिभाषा है, जो उसकी शब्दावली से मिलाते हुए हमने बनाए हैं, वो ये थी दोनों। लेकिन जो आखिरी वाली जो परिभाषा है, आपको इसमें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है, यदि अभी तक नहीं आया होगा तो, ठीक है, और आगे होगा तो भी आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तरंग जो होती है ऊर्जा, एनर्जी या विक्षोभों के संचरण, ऊर्जा या विक्षोभों के संचरण की वह विधि है जिसमें माध्यम के कण अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है नहीं कि यहाँ पे वास्तविक प्रवाह नहीं हो रहा है इसका, यहाँ पे भी द्रव का प्रवाह नहीं हो रहा है। ये देखिए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि इसमें माध्यम के कण अपने स्थान पर ही कंपन कर रहे हैं, प्रवाहित नहीं हो रहा है, सिर्फ कंपन कर रहे हैं, कंपन करते हैं तथा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे जाती है। जो एनर्जी रहती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे जाती है।
तो वो वही कहलाती है तरंग। ठीक है, जो तरंग होती है ऊर्जा या विक्षोभों के संचरण की वह विधि है जिसमें माध्यम के कण अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं तथा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे जाती है। तो आई होप ये जो तीसरी परिभाषा है आपको यह आसानी से समझ में आ गई होगी, और ये इसके समझने के साथ ही जब आप इनको पढ़ेंगे, ठीक है, ये दोनों परिभाषाएं को पढ़ेंगे वो भी आपको समझ में आएगी। तो आप 3 परिभाषाएं आपको दी गई है, आप तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, जो आपको आसानी से समझ में आए, आसानी से याद हो। ठीक है, तो तरंग के बारे में आपको आ गया समझ में। तरंग ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये है, यहाँ पे ये बात हो रही है, यहाँ पे ये तरंग देखो, ये कण है, ये कंपन कर रहा है, ये कंपन, ये देखिए ये कंपन कर रहा है, कंपन कर रहा है, कंपन कर रहा है। वो वहां से कण गति नहीं कर रहे, प्रवाह नहीं कर रहे, सिर्फ वहां पे कंपन कर रहे हैं, अपने अपनी अपनी वो अपने एरिया में ये कंपन कर रहे हैं। ठीक है, कंपन कर रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये हमने विक्षोभ के लिए यहाँ एक पत्थर फेंका। ठीक है, ये पत्थर हमने फेंका तो यहाँ पे विक्षोभ उत्पन्न हो गया। पहले शांत जल था। ठीक है, शांत जल में जब हम पत्थर फेंकते हैं तो विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। तो इसके जो पैटर्न है, प्रतिरूप रहते हैं, जो पैटर्न रहते हैं, इसी को हम बोलते हैं तरंगे। ये देखिए ये तरंगे, ठीक है, ये है तरंगे, ये जो निकल रही है, ये है, ये जो निकल रही है, ये जो तरंगे है। ठीक, ये गति कैसे करते हैं, कण 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 प्रवाहित नहीं होते, सिर्फ कंपन करते हैं। ठीक है, लेकिन इन्हीं से इनके जो इससे जो डिस्टरबेंस होता है उससे जो सैड बनता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं तरंग। ठीक है, तरंग गति में माध्यम के कण विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं जैसा हम पढ़ चुके हैं, बल्कि अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करते हैं, जैसा कि इस वाले इसमें हो रहा है। ठीक है, माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन कर रहे हैं। ठीक है, माध्य स्थिति के ऊपर नीचे है, इधर उधर ये कंपन करते हैं। ठीक है, टो एंड फ्रो के रूप में कंपन करते हैं। आगे समझ में। माध्यम में कंपन करने वाले कणों के वेग यानी पार्टिकल वेलोसिटी, माध्यम में कंपन करने वाले कणों के वेग यानी पार्टिकल वेलोसिटी विभिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु किसी भी माध्यम में तरंग की जो चाल रहती है वो नियत रहती है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे विभिन्न स्थितियां जैसे ताप, ताप, ये इन सारी कंडीशन में ये क्या रहते हैं, कणों के वेग विभिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न होते हैं। कणों का जो वेग है, ठीक है, भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं तरंग की, किसी भी माध्यम में तरंग की चाल हमेशा नियत रहती है। ठीक है, तरंग की चाल क्या रहती है, नियत यानी कांस्टेंट रहती है, एक समान बनी रहती है। अब हम बात करते हैं तरंगों से संबंधित शब्दावली की। ठीक है, शब्दावली हम देखेंगे, आयाम यहाँ पे पढ़ेंगे हम, तरंग दैर्ध्य, आवर्तकाल, कला, आवृत्ति, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। देखिए आयाम क्या होता है, आयाम को हम इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड। किसी माध्यम में तरंग संचरण की दिशा में, ठीक है, कोई भी माध्यम है उसमें तरंग संचरण की दिशा में माध्यम के कणों का उनकी माध्य स्थिति से किसी एक और अधिकतम विस्थापन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, आयाम कहलाता है। ठीक है, किसी माध्यम में ये देख लीजिए, यहाँ कोई तरंग संचरित हो रही है। ठीक है, ये तरंग है, ये संचरित हो रही है, जो तरंग है संचरित हो रही है। ठीक है, इसमें कण का उनकी माध्य स्थिति में ये है माध्य स्थिति। ठीक है, ये माध्य वाली स्थिति है, कण की माध्य अवस्था। ये देखिए यहाँ पे भी देखिए, जो कण की माध्य अवस्था है उसमें किसी एक और, या तो ऊपर या फिर नीचे, जब या ऊपर या फिर नीचे अधिकतम जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ठीक है, या तो अधिकतम ये ऊपर जाएगा या तो अधिकतम ये नीचे आएगा। ठीक है, या तो अधिकतम ऊपर जाएगा या अधिकतम नीचे आएगी, यहाँ पे अधिकतम की बात हो रही है। ठीक है, तो अधिकतम जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी अधिकतम विस्थापन, उसी को हम बोलेंगे आयाम। ये क्या कहलाता है, आयाम। ठीक है, ये देखिए इसको हम किससे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं। और जो आयाम रहता है, आयाम कण के कंपन पथ यानी वाइब्रेशन पाथ की कुल लंबाई का आधा होता है। ठीक है, जैसे ये गया, ये यहाँ से ये आया, ठीक है, ये कुल लंबाई यहाँ पे हुआ, जो पथ है इसका एक पथ यहाँ पे कंप्लीट किया, तो इसका आधा
इसका जो आधा रहेगा वो क्या कहलाएगा, आयाम। पथ का आधा, पथ की लंबाई का आधा क्या कहलाएगा, आयाम। इसे हम ए से दर्शाते हैं और इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, मीटर। ठीक है, विस्थापन है, यहाँ पे विस्थापन से आप समझ सकते हैं। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बात हुई यानी अधिकतम विस्थापन, तो विस्थापन जो है आयाम कहलाता है यहाँ पे, तो विस्थापन से आप समझ सकते हैं कि इसका जो ऐसा ही मात्रक होगा वो होगा मीटर। ठीक है, मीटर होगा। यहाँ पे देखिए, और ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी गई है इस चित्र में। ये विस्थापन है, ठीक है, और ये है माध्य की स्थिति, ये समय, समय के साथ यहाँ पे दिए जा रहे हैं, और ये है श्रृंग, गर्त, श्रृंग और गर्त, लैम्डा, ये सारी चीजें हम और देखेंगे आगे। तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तरंग दैर्ध्य को हम इंग्लिश में बोलेंगे वेव लेंथ। ठीक है, वेव लेंथ, वेव लेंथ यहाँ पे बोलेंगे। लेंथ से मतलब होता है लंबाई। ठीक है, लंबाई। तो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य यानी तरंग की लंबाई। अब देखिए इसकी परिभाषा हम देखते हैं। तरंग की लंबाई, यह किसी तरंग की लंबाई है जो, ये जो तरंग दैर्ध्य है यह किसी तरंग की लंबाई है जो माध्यम के किसी कण के द्वारा, क्या है, माध्यम के किसी कण के द्वारा अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन पूरा करने में तय की गई दूरी द्वारा प्रदर्शित की जाती है। जितनी ये दूरी तय करेगा, ठीक है, तरंग दैर्ध्य, वो तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे ये कण जो कंपन कर रहा है, ठीक है, इससे जो तरंग उत्पन्न हो रही है, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो तरंग उत्पन्न हो रही है, यहाँ पे देखिए माध्य का कण, ये है माध्य, कण की माध्य अवस्था है। ठीक है, ये माध्य अवस्था बीच वाली, यहाँ से ये तरंग निकली, ठीक है, ये हुई, ये यहाँ से आके यहाँ खत्म हुई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुई, एक कंपन ने पूरा करी, ये तरंग ने, ठीक है, एक तरंग ने कंपन पूरा करी, तो यहाँ पे कंपन पूरा करने में तय की गई दूरी, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम नापेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जो क्या, यहाँ पे जो दूरी हम नापेंगे वो क्या क्या कहलाएगी, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, ये जो क्या कहलाएगी, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, जो यहाँ एक कंपन में जितनी दूरी तय करते हैं उसको हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। तरंग द्वारा एक कंपन में जितनी दूरी तय करते हैं उसको हम बोलेंगे उसकी तरंग दैर्ध्य। ठीक है, यहाँ पे आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। यह किसी तरंग की लंबाई है, क्या है, यह किसी तरंग की लंबाई है जो माध्यम के किसी कण के द्वारा अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक कंपन पूरा करने में तय की गई दूरी द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तरंगदैर्ध्य एक समान कला, सेम फेज, एक समान कला यानी सेम फेज में कंपन करते हुए दो निकटतम कणों के मध्य की दूरी के बराबर होती है। यहाँ पे कला का जिक्र हुआ, फेज का जिक्र हुआ। फेज के बारे में हम देखते हैं, यहाँ पे कला क्या होती है, कला के बारे में देखते हैं, ये भी शब्दावली है। तरंग के अंतर्गत किसी माध्यम में तरंग संचरण की दिशा में किसी विशिष्ट समय पर, ठीक है, किसी माध्यम में तरंग संचरण की दिशा में किसी विशिष्ट समय पर माध्यम के कण की अवस्थिति कला कहलाती है। ठीक है, किसी विशिष्ट समय में यदि हम उसकी अवस्थिति जानेंगे तो वो क्या कहलाएगी, कला। यह कण की माध्य स्थिति से उसके विस्थापन तथा दिशा को प्रदर्शित करती है। क्या क्या दर्शाती है, एक तो विस्थापन दर्शाएगी माध्य स्थिति से, माध्य स्थिति, ये देखिए ये माध्य स्थिति है, इससे कितना विस्थापित है वो दर्शाएगी और इसकी दिशा को दर्शाएगी। ठीक है, यह कण की माध्य स्थिति से उसके विस्थापन तथा दिशा को प्रदर्शित करती है, क्या, कला, या इंग्लिश में हम जिसे फेस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए तरंगदैर्ध्य एक समान कला यानी सेम फेज में कंपन करते हुए दो निकटतम कणों के मध्य की दूरी के बराबर होती है। ठीक है, तरंगदैर्ध्य को लैम्डा, ये लैम्डा, ठीक है, लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। ये इसका सांकेतिक चिन्ह है तरंगदैर्ध्य का, लैम्डा। ठीक, तो ये तरंगदैर्ध्य आपको समझ में आ गई होगी, ये वेव के अंतर्गत। ठीक है, अब है आवर्तकाल। आवर्तकाल के अंतर्गत हम देखते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टाइम पीरियड। तरंग के मार्ग में माध्यम के कण, तरंग के मार्ग में माध्यम के कणों के एक दोलन के समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन में जो जो समय हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक दोलन करने में जो समय हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है, यहाँ पे एक दोलन करने में जितना समय लग रहा है उसको हम बोलेंगे क्या, आवर्तकाल।
इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, टी यानी टाइम पीरियड, ठीक है, टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक सेकंड है। इसे दोलन काल भी कहा जाता है। एक दोलन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसे हम दोलन काल भी कहेंगे। दोलन काल को आप कंफ्यूज मत करना, इसी को हम आवर्त काल भी कहेंगे या टाइम पीरियड भी कहेंगे। तो 3 तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। अगली शब्दावली है, शब्दावली है गुणधर्म है इसका आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति। आवृत्ति को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 102.2 मेगाहर्ट्ज पे। इस तरीके से जो आपने देखा होगा रेडियो स्टेशन से, आप रेडियो स्टेशन से वो बताते हैं हम इतनी फ्रिक्वेंसी से बोल रहे हैं, या फिर 93.5 जो फ्रिक्वेंसी रहती है एफएम की, ठीक है, या इस प्रकार जितनी फ्रिक्वेंसी रहती है वो इसी से संबंधित होती है। जो आवृत्ति होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, वो यही संबंधित होती है, क्योंकि ये सारी चीजें तरंगों के माध्यम से संपन्न हो पाती है। जो रेडियो से होते हैं वो तरंगों के माध्यम से संपन्न हो पाते हैं, हम संचार कर रहे हैं उस तरंगों के माध्यम से संपन्न हो पाते हैं, ठीक है। तो ये इसी से संबंधित है आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, इस टॉपिक में देखेंगे। जब किसी माध्यम में तरंग का संचरण होता है, ठीक है, जब किसी माध्यम में तरंग का संचरण होता है तो 1 सेकंड में माध्यम के किसी कण द्वारा किए गए कंपनों की संख्या, 1 सेकंड में किसी कण द्वारा किए गए कंपनों की संख्या उस कण की आवृत्ति कहलाती है। ये देखिए यहाँ पे ये कंपन कर रहा है, ये कोई कण है किसी माध्यम में, ये कोई कण है, तो 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में ये जितने कंपन कर लेगा, जितने कंपन कर लेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे आवृत्ति। कंपनों की संख्या क्या कहलाएगी, उस कण की आवृत्ति कहलाएगी, ठीक है। आगे समझो, आवृत्ति किसी माध्यम में तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई पूर्ण तरंग दैर्ध्य की कुल संख्या होती है। देखिए ये तरंग दैर्ध्य आपने देखा, ये माध्यम है, यहाँ पे ये तरंग गति कर रही है, ठीक, ये तरंग ये गति कर रही है, ये तरंग ये गति कर रही है, ठीक है, ये ऐसी गति कर रही है, ठीक। तो यहाँ पे इस वाली जो यहाँ पे जो दिया है ये परिभाषा, इसमें देखिए इसका अर्थ क्या है। यहाँ पे ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। यहाँ पे आवृत्ति किसी माध्यम में तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई पूर्ण तरंग दैर्ध्य, कंप्लीट वेवलेंथ की कुल संख्या होती है। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, यानी 1 सेकंड में जितने कंपन कर रहा है, या तो ये इसकी आवृत्ति कहलाएगी। इसी से संबंधित एक और परिभाषा यहाँ पे दी गई है कि आवृत्ति किसी माध्यम में तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई पूर्ण तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तरंग दैर्ध्य हम कहाँ से मापेंगे, या ये वाले से ये लेके मापेंगे यहाँ तक, ठीक है, एक तरंग दैर्ध्य, फिर यहाँ से फिर ये दूसरी हो जाएगी, ये दूसरी वाली तरंग दैर्ध्य हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ से इसकी जो लंबाई रहेगी इसको हम बोलेंगे तरंग दैर्ध्य, यानी यहाँ से यहाँ तक जो विस्थापन चल रहा है इसको हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, ये तरंग दैर्ध्य होगी, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य से संबंधित 1 सेकंड में तय की गई पूर्ण तरंग दैर्ध्य यानी कंप्लीट वेवलेंथ की कुल संख्या होती है क्या, आवृत्ति, ठीक है। आवृत्ति 1 सेकंड में तय की गई पूर्ण तरंग दैर्ध्य यानी कंप्लीट वेवलेंथ की कुल संख्या भी होती है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक है, तथा इसे प्रति सेकंड में भी प्रदर्शित करते हैं। या तो हर्ट्ज से प्रदर्शित करेंगे या तो हम प्रति सेकंड से, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, हर्ट्ज हो जाएगा, और प्रति सेकंड, इससे भी प्रदर्शित हम करते हैं। अगला देखते हैं टॉपिक, माध्यम के किसी कण द्वारा, ठीक है, माध्यम के किसी कण द्वारा अपनी माध्य स्थिति क्या होती है, ये होती है, ठीक है। माध्यम के किसी कण द्वारा अपनी माध्य स्थिति यानी मीन पोजीशन के दोनों ओर, आगे तथा पीछे, या इस प्रकार से ये दोनों ओर, ठीक है, ये दोनों ओर एक कंपन पूर्ण करने में लगा कुल समय कण के कंपन का आवर्तकाल कहलाता है। एक दोलन यदि ये कंप्लीट कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोलन कंप्लीट किया, तो इसको हम बोलेंगे, इसमें जो लगा समय वो क्या कहलाएगा, आवर्तकाल। आवर्तकाल तरंग द्वारा, या आवर्तकाल हम पढ़ चुके हैं पिछले स्लाइड में, ये कुछ नहीं है, नया नहीं है। इसमें हम रिलेट करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं आवृत्ति और आवर्तकाल में, ठीक है, इसलिए इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे पढ़े। तो यहाँ पे देखते हैं, आवर्तकाल तरंग द्वारा एक तरंग दैर्ध्य के समान दूरी तय करने में लगे समय के बराबर होता है, ठीक है। आवर्तकाल तरंग द्वारा एक तरंग दैर्ध्य के समान दूरी
ठीक है, समान दूरी तय करने में लगे समय के बराबर होता है। आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है तथा इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, टी से प्रदर्शित करते हैं यानी टाइम पीरियड। आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति, 1/आवृत्ति यानी यहाँ पे देखिए आवर्तकाल टी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/n, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति, इसलिए आवृत्ति n बराबर हो जाएगा t, सॉरी n बराबर हो जाएगा 1/t, n बराबर हो जाएगा 1/t। आवृत्ति का फॉर्मूला ये हो गया n का। और अब दूसरा संबंध है वेग, आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य में संबंध है, वो हम देखते हैं। वेग बराबर होता है आवृत्ति, यहाँ पे देखिए यदि आपको दिख नहीं रहा होगा तो वेग बराबर हो जाएगा यहाँ पे आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य, ठीक है। आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य यहाँ पे हो जाएगा v यानी वेग n इंटू लैम्डा, ठीक है। v बराबर वेग n इंटू लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे v क्या है, वेग, n क्या है आवृत्ति और लैम्डा क्या है तरंग दैर्घ्य, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा, जब आप लिखेंगे इसका उत्तर तो आपको लिखना पड़ेगा v क्या है, v यहाँ पे वेलोसिटी है और आवृत्ति है, ये कण की आवृत्ति, कणों का वेग, ठीक है। यहाँ पे है तरंग दैर्घ्य, ये है तरंग की लंबाई, ठीक। आगे समझ में, वेग यहाँ पे वेग, सॉरी कण का वेग नहीं, यहाँ पे तरंग का वेग है, ठीक। तरंग का वेग, तरंग का वेग है, ठीक। वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य में यही संबंध है। आगे समझ में, आगे पढ़े। तरंगों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेव्स, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंगे होती है और विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, एक होती है अनुप्रस्थ तरंगे यानी ट्रांसवर्स वेव्स और होती है अनुदैर्घ्य तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे के हम प्रकार देखेंगे तो होती है रेडियो किरणें, सूक्ष्म किरणें यानी माइक्रोवेव्स, अवरक्त किरणें, दृश्य प्रकाश किरणें, परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, एक्स रेस, गैमा रेस, और ये है अवरक्त यानी इंफ्रारेड रेस, ठीक है। सूक्ष्म तरंगे यानी माइक्रोवेव्स, ये होते हैं इसके प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंगों के। यांत्रिक तरंगे क्या होती है, यांत्रिक तरंगे यानी मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, ऐसी तरंगे जिनके संचरण हेतु किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए क्या होती है, भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती है। माध्यम क्या हो सकता है, ठोस, गैस, द्रव, ठीक है, ये इसके माध्यम हो सकते हैं। माध्यम की आवश्यकता होती है इसमें, ये यांत्रिक तरंगे कहलाती है इनके संचरण के लिए। यांत्रिक तरंगों का संचरण मुख्यतः माध्यम के दो गुणों के प्रभाव से होता है। दो गुण कौन कौन से यहाँ पे, पहला तो है जड़त्व, जड़त्व, दूसरा है प्रत्यास्थता। पहला तो जड़त्व, दूसरा है प्रत्यास्थता। जड़त्व आप समझते हैं ना, जड़त्व कोई वस्तु यदि विराम में है तो विराम में रहेगी वो तब तक जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाएगा हो, या फिर गति में है तो गति में रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगाएगा, ठीक है। अपनी गति में अपनी गति में परिवर्तन का विरोध करती है वो राशि क्या कहलाती है, जड़त्व, ठीक है। तो यहाँ पे यांत्रिक तरंगों का संचरण मुख्यतः माध्यम के दो गुणों के प्रभाव से होता है। पहला है जड़त्व, दूसरा है प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी। जड़त्व के कारण, अब आप बोलेंगे ये इसके कारण कैसे होता है, तो जड़त्व के कारण माध्यम के कण गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी संचित करते हैं। किसके कारण करते हैं, जड़त्व के कारण। जड़त्व के कारण माध्यम के कण गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी संचित करते हैं, जबकि प्रत्यास्थता के कारण वे निकटवर्ती कणों को विक्षोभ प्रदान करते हैं। विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस प्रदान करते हैं और ये विक्षोभ प्रदान करके अपनी स्थिति में लौट सकते हैं, अपनी स्थिति में फिर से लौट सकते हैं। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की कौन कौन सी होती है, एक तो होती है अनुप्रस्थ तरंगे, दूसरी होती है अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे, दूसरी होती है अनुदैर्घ्य तरंगे। यांत्रिकी तरंगे कोई प्रकार है, एक एक करके देखते हैं।
अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव्स इंग्लिश में से बोलेंगे। जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगों में संचरण होने पर माध्यम के कण क्या है, जब किसी माध्यम में, कोई माध्यम है उसमें यांत्रिक तरंगों के संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत सरल रेखीय कंपन या गति करते हैं तो उन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए, ये है, ये कोई माध्य स्थिति है, ये कोई कण है, ठीक है, कण ऊपर नीचे दोलन कर रहा है, तो उससे फिर क्या हुई, यहाँ पे जो वेव उत्पन्न हुई, ठीक है। तो जो वेव उत्पन्न हुई है और वेव उत्पन्न हो गई, और यहाँ से जो कण है, कण क्या करेगा, तरंग की दिशा ये है, ये वक्री तरंग की दिशा, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस दिशा के लंबवत, इस दिशा यानी ये दिशा ऐसी वक्री, इसके लंबवत कैसा होगा, ये, ठीक है, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का कोण, लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा। इसकी दिशा ये है, दिशा के लंबवत सरल रेखीय गति कंपन करते हैं, सरल रेखीय गति करते हैं या फिर कंपन करते हैं, तो उन तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है। ऊपर नीचे जब गति कर रहे हैं, ठीक है, तो माध्यम के ऊपर नीचे जब गति कर रहे हैं, या फिर इसको बोलेंगे माध्यम में जो तरंग की दिशा है उसके लंबवत गति कर रहे हैं, ठीक है, उसके लंबवत, ये इसके लंबवत सरल रेखीय, ये देखिए, ये वाले इसमें देखिए, ये इसमें देखिए, ये क्या कर रहा है, तरंग ऐसी भग रही है, ठीक है, तरंग ऐसी भग रही है, ये ऐसी भग रही है, ठीक है, यूं भग रही है, लेकिन ये गति कैसी कर रही है, सरल रेखीय गति कर रहा है, ठीक है, अपने माध्य के ऊपर तथा नीचे, ठीक है, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। तो ये रेखा में जो गति हो रही है, ठीक है, जो रेखा में जो गति हो रही है, ये कौन सी गति कहलाएगी, सरल रेखीय गति, ठीक है। आगे समझ में, तो आई होप ये प्रत्यास्थ तरंगे आपको समझ में आ गई होगी। अनुप्रस्थ तरंगे, प्रत्यास्थ बोल रहा हूँ। अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण, स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे, प्रकाश तरंगे यानी लाइट वेव्स, भूकंपीय तरंगे में एस तरंगे यानी एस वेव्स, डोरी युक्त यंत्रों यानी स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स में उत्पन्न तरंगे जैसे सितार, गिटार, वीणा आदि, इसमें अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती है, इसके ये उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग तथा गर्त के प्रतिरूप, अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग तथा गर्त के प्रतिरूप पैटर्न बनाते हुए गति करती है। ये देखिए, श्रृंग तथा गर्त, इस वाले इसमें देखिए, ठीक है, ये हो गया, ये ऊपर गई तो ये हो गया श्रृंग, और ये माध्यम के नीचे साइड आई तो ये हो गया गर्त, ये श्रृंग, ये गर्त, ये श्रृंग, ये गर्त, ठीक है, ये हो गया श्रृंग, ये हो गया गर्त, ठीक है। आगे समझ में, अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग तथा गर्त के प्रतिरूप यानी या पैटर्न इसको बोलेंगे बनाते हुए गति करती है। अनुप्रस्थ जो तरंगे रहती है, ये होगी श्रृंग, ये गर्त, श्रृंग गर्त, ये यहाँ पे होता है श्रृंग और ये होता है गर्त, ठीक है। ऊपर साइड जो कंपन करता है, ठीक है, ऊपर साइड जो सरल रेखा में गति करता है, तो जब अप साइड जाता है तो उसको बोलेंगे श्रृंग, और जब डाउन साइड आएगा, नीचे तरफ जाएगा तो उसको बोलेंगे हम गर्त, ठीक है। ये हो गया श्रृंग और ये हो गया गर्त, ये हो गया श्रृंग, ये हो गया गर्त, ठीक है, श्रृंग गर्त। तो ये अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, श्रृंग तथा गर्त के प्रतिरूप, इसका पैटर्न बनाते हो, ये बहुत सारी, श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त करते करते बहुत सारी बनेंगी, ये श्रृंग हो गई, ये गर्त, ये श्रृंग, ये गर्त, श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त, माध्यम हो गया, ठीक है, श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त बनाते हुए, यानी बहुत सारे पैटर्न बनाते हुए गति करती है जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है। माध्यम के कणों के द्वारा कंपन के समय अपनी माध्य स्थिति से प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई श्रृंग कहलाती है, ठीक है। माध्य स्थिति से ऊपर की ओर, ठीक है, कंपन माध्य स्थिति से अधिकतम ऊंचाई श्रृंग कहलाती है, और जो न्यूनतम ऊंचाई होती है वो गर्त कहलाती है, ठीक है, जो न्यूनतम ऊंचाई होती है वो गर्त कहलाती है। ये देखिए, ये इस वाले चित्र में देखिए, इस वाले चित्र में ये श्रृंग है,
इस वाले में ये शृंग है, ये गर्त है, ठीक है, ये शृंग है, ये गर्त है, ठीक। ये यहाँ पे भी देखिए, ये शृंग है, ये शृंग है, ये गर्त है, यहाँ पे ये शृंग है, ये गर्त है, ठीक है, ये शृंग है, ये गर्त है। आगे समझ में? गर्त और शृंग में आपको समझ में आ गई अंतर और जो परिभाषा इसकी क्या है, ठीक है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। माध्यम के कणों के द्वारा कंपन के समय अपनी माध्य स्थिति से प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई तरंग कहलाती है। अधिकतम ऊंचाई तरंग का शृंग कहलाता है तथा माध्य स्थिति से प्राप्त की गई न्यूनतम ऊंचाई, न्यूनतम गहराई है, ठीक है, न्यूनतम गहराई, निम्नतम गहराई गर्त कहलाती है, ठीक है। माध्य स्थिति से निम्नतम गहराई, गहराई मतलब नीचे, और ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई ऊपर, ठीक है। ये ऊंचाई ऊपर जा रहा है, गहराई नीचे आ रहा है, ऊंचाई ऊपर जा रहा है, गहराई नीचे आ रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि और समझाने की आवश्यकता है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे, ये देखिए इसके एग्जांपल है। यहाँ पे किसी क्षण में अनुप्रस्थ तरंगे यहाँ पे हो रही है, ठीक है, ये श्रृंगार के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे जल सतह पर अनुप्रस्थ तरंग है, जल की सतह पे तनी हुई डोरी में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग। ये इस प्रकार से इसके एग्जांपल, 3 एग्जांपल आप दे सकते हैं अनुप्रस्थ तरंगों के एग्जांपल के बारे में यदि पूछा है तो किसी क्षण में अनुप्रस्थ तरंग हो सकती है, जल में अनुप्रस्थ तरंग हो सकती है जल की सतह पर, और तनी हुई डोरी में उत्पन्न हो सकती है अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। अब अगला है अनुदैर्ध्य तरंग, यांत्रिक, ठीक है। जो यांत्रिक तरंगे हैं, यहाँ पे देखिए इस वाले चार्ट में जो यांत्रिक तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगे के अंतर्गत हमने अनुप्रस्थ तरंगे हमने देख चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जब किसी माध्यम में तरंगों का संचरण होने पर, ठीक है, जब किसी माध्यम में तरंगों का संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग की दिशा में ही गति करते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, इसमें थोड़ी सी अलग डेफिनेशन है अनुप्रस्थ से हटके, ठीक है। क्या है यहाँ पे, जब किसी माध्यम में तरंगों का संचरण माध्यम के कण तरंग की दिशा की गति में ही करते हैं, ठीक है। अभी क्या कर रहे थे, अनुप्रस्थ में उसके लंबवत कर रहे थे, ठीक है। कण जो थे तरंग की दिशा के लंबवत कर रहे थे, ऐसे कर रहे, ठीक है, ऐसे कर रहे थे। वो क्या थी, अनुप्रस्थ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्क आप देखिए, अनुप्रस्थ के बाद अनुदैर्ध्य तरंगों में फर्क यहाँ पे देखिए। जब किसी माध्यम में तरंगों का संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में ही गति करते हैं, उन तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, माध्यम के जो कण हैं तरंग की गति की दिशा में ही गति करते हैं। ये देखिए एग्जांपल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माध्यम के जो कण हैं वो यहाँ पे क्या करेंगे, तरंग की गति की दिशा में ही गति कर रहे हैं, ठीक है। तरंग की गति की दिशा ये है और माध्यम के कण भी किस दिशा में गति करेंगे, इसी दिशा में, ठीक है, इसी दिशा में, एक ही दिशा में, इन दोनों की दिशा एक समान रहेगी। यहाँ पे तार की एक लंबी स्प्रिंग के एक सिरे को दीवार से बांधकर तथा दूसरे सिरे को पकड़कर आगे पीछे करने पर स्प्रिंग लंबाई के अनुदिश कंपन करने लगती है एवं स्प्रिंग में अनुदैर्ध्य तरंग संचरित होता है, ठीक है। कोई स्प्रिंग का एग्जांपल ले लीजिए, ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है, ये है कोई दीवार है, मान लीजिए दीवार है, स्प्रिंग को यहाँ पे बांध दिए। जब एक सिरे को यहाँ बांध दिए, दूसरे सिरे को पकड़ के हम खींचेंगे, यहाँ से हम खींच रहे हैं, ठीक है, यहाँ से दूसरे सिरे को पकड़ के खींच रहे हैं, आगे पीछे करने पर स्प्रिंग लंबाई के अनुदिश, ठीक है, जो स्प्रिंग है इसकी लंबाई के अनुदिश, ये इसकी लंबाई रहेगी इस साइड में, ये इसकी लंबाई के अनुदिश, ठीक है, लंबाई के अनुदिश कंपन करने लगती है, ठीक है। लंबाई के अनुदिश ये कंपन करती है, कैसी कंपन कर रही है, ऐसे ही कंपन कर रही है, ठीक है। इस प्रकार से ये स्प्रिंग जो है ऐसे ही करेगी, ठीक है, इस प्रकार से कंपन करेगी ये स्प्रिंग जो है, ठीक है। जो आगे पीछे स्प्रिंग लंबाई के अनुदिश कंपन करने लगती है एवं स्प्रिंग अनुदैर्ध्य तरंग संचरित करती है,
स्प्रिंग में अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है वो संचरित होती है, या स्प्रिंग क्या करती है, अनुदैर्ध्य तरंग संचरित करती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखिए इस वाले इसमें एग्जाम्पल में यहाँ पे दो चीजें होती है, जब स्प्रिंग पास में होती है तो संपीड़न होता है, दूर जाती है तो वहाँ पे विरलन होता है। ठीक है, पास में होती है तो संपीड़न होता है, दूर जाती है उसमें विरलन होता है। यहाँ पे देखिए संपीड़न क्या होता है, संपीड़न एवं विरलन क्या होता है। अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न एवं विरलन प्रतिरूप बनाते हुए गति करती है। क्या बनाते हुए, संपीड़न एवं विरलन का प्रतिरूप बनाते हुए गति करती है। अनुप्रस्थ में क्या कर रही थी, श्रृंग और गर्त का पैटर्न बनाते हुए गति कर रही थी, और यहाँ पे क्या क्या कर रही है, संपीड़न और विरलन का प्रतिरूप बनाते हुए गति कर रही है। कौन सी, अनुदैर्ध्य तरंगे। संपीड़न यानी जिसको हम सी से दर्शाते हैं वह क्षेत्र है जहां माध्यम के कण अत्यधिक संपीड़ित हो जाते हैं और पास आ जाते हैं, जबकि विरलन में यानी आर जिसको हम आर से दर्शाते हैं वह क्षेत्र है जहां माध्यम के कण विरल हो जाते हैं और दूर चले जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे संपीड़न में जो कण है वो पास में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ पे माध्यम के कण अत्यधिक संपीड़ित हो जाते हैं। जो माध्यम के कण है यहाँ पे अत्यधिक संपीड़ित हो गए, ठीक है, पास में आ गए, और यहाँ पे क्या हो रहा है, विरलन यानी दूर चले आ रहे हैं। संपीड़न में पास में आ रहे हैं और यहाँ पे विरलन में दूर चले आ रहे हैं। संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न में ये चलती है कौन सी, तरंग दैर्ध्य तरंगे, सॉरी अनुप्रस्थ तरंगे। तरंग दैर्ध्य तो उसकी लंबाई होती है, अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, तरंग दैर्ध्य इसकी लंबाई है, अनुप्रस्थ तरंग ये कहलाती है क्या, अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आगे समझ में। इसके उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण क्या है, उदाहरण है ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स, भूकंपीय तरंगे में पी तरंगे। ठीक है, पी वेव्स, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। ये एग्जांपल हम देख चुके हैं स्प्रिंग का। ठीक है, अब हम देखते हैं अनुप्रस्थ तरंगे तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर। जैसा कि मैं आपको दोनों जब पढ़ा रहा था उसके साथ साथ बताते जा रहा था, और जो उनके जो एग्जांपल वो भी हमने देखे हैं। तो यहाँ पे इसके चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे दे दिए गए हैं। ठीक है, तो यदि आपको अंतर आए तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में कंपेरिजन करते हुए। जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है इनमें माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ये हमने देखा था, ये तरंग ऐसी चल रही है तो इसके माध्यम जो कण है, माध्यम कण इसके लंबवत दिशा में, इस वाली दिशा में, ठीक है, इस यहाँ नहीं, इस वाली दिशा में, यानी लंबवत, ऐसा यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है तो लंबवत दिशा में ये क्या करते हैं, कंपन करते हैं। ठीक है, जैसा कि चित्र में देखे थे हमने, जो कण था ऊपर नीचे हो रहा था और तरंगे वहां पर निकल रही थी। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, इसमें क्या होता है, इनमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। ठीक है, इनमें जो माध्यम के कण है तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। ये तरंगे श्रृंगों तथा गतों नहीं है, गर्तों है। ठीक है, श्रृंगों तथा गर्तों के रूप में संचरित होती है। एक श्रृंग तथा एक गर्त मिलकर एक अनुप्रस्थ तरंग बनाती है। ठीक है, श्रृंग और गर्त के रूप में यहाँ पे संचरित होती है, और श्रृंग और गर्त मिला के क्या बनाती है, एक अनुप्रस्थ तरंग। यहाँ पे अनुदैर्ध्य के बारे में बात करें तो ये तरंगे संपीड़न तथा विरलनों के रूप में संचरित होती है। किसमें, संपीड़न तथा विरलन में। यहाँ पे क्या हो रही है, गर्त और श्रृंग के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो रही है, संपीड़न और विरलन के रूप में संचरित होती है। एक संपीड़न तथा एक विरलन मिलकर एक अनुदैर्ध्य तरंग बनाते हैं। ठीक है, या उनसे मिलकर अनुदैर्ध्य तरंग बनती है। तीसरा जो अंतर है इसमें, ये तरंगे ठोस माध्यमों में तथा द्रवों के ऊपरी तल पर उत्पन्न होती है। ठोस माध्यम में और द्रवों के ऊपरी तल पर उत्पन्न होती है, परंतु द्रव के अंदर तथा गैसों में उत्पन्न नहीं होती, जिसकी लिमिटेशन है। कहाँ कहाँ उत्पन्न होती है, एक तो होती है ठोस माध्यमों में तथा द्रव के ऊपरी तल पे उत्पन्न होती है, लेकिन यहाँ पे द्रवों के अंदर तथा गैसों में उत्पन्न नहीं होती है। ये तरंगे ठोस द्रव तथा गैसीय, ठोस द्रव तथा गैस तीनों प्रकार के माध्यम में उत्पन्न हो सकती है, अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण होने से माध्यम के दाब तथा घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं होता है। और यहाँ पे
दाब तथा घनत्व में परिवर्तन होता है। आपने देखा था ना, यहाँ पे जब पास में हो रही थी तो संपीड़ित थी, फिर ये घनत्व, जब पास पास में है तो ये घनत्व अधिक हो जाता था, और जब दूर जा रही थी तो घनत्व कम हो जाता था। या दाब दाब का भी यहाँ पे परिवर्तन होता है, ठीक है। दाब यहाँ पे अधिक होता है, यहाँ पे दाब कम होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरित होने से माध्यम के दाब तथा घनत्व में परिवर्तन होता है, ठीक है। ये इसके अंतर हो गए। तो ये टॉपिक्स हमने पढ़ चुके हैं। देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने तरंग एवं तरंग संचरण के बारे में देखा, यांत्रिक तरंग के बारे में पढ़ा, यांत्रिक तरंगों के प्रकार, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, तरंगों के गुणधर्म, आयाम, तरंगदैर्ध्य, आवर्तकाल, आवृत्ति और इन अनुप्रस्थ तरंगे तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें जरूर, और कमेंट भी जरूर करें। यदि आपको जैसा भी लगे, अच्छा लगे या खराब लगे, किसी भी प्रकार से लगे, यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, और यदि आपको खराब लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। और डिसलाइक क्यों किया है उसका कारण आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस में उसका सुधार कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।